नमस्कार साथियों। हमेशा की तरह आज फिर हम जो है 20 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके लिए हर एग्जाम, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, सीजीएल हो, दिल्ली पुलिस हो, हर एग्जाम की तैयारी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामबाण है। ठीक है, चलिए ज्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो माल एवं सेवा कर, जिसे कि आप जीएसटी के नाम से जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, माल एवं सेवा कर कितने प्रकार का होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जीएसटी जो होता है ना, वो 4 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब आइए आपको जो है हम महत्वपूर्ण तथ्यों को बता देते हैं कि जीएसटी 4 प्रकार का होता है। लेकिन 4 प्रकार है कौन कौन से? ठीक है, पहला अगर बात करें तो एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, जिसको आईजीएसटी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है एसजीएसटी, जिसको बोलते हैं राज्य वस्तु एवं सेवा कर। और तीसरा है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, जिसको बोलते हैं सीजीएसटी। ठीक है, और चौथा है केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर, मतलब यूटीजीएसटी। ठीक है, तो ये जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो मुद्रा योजना में यम का अर्थ क्या है? ठीक है, मुद्रा योजना। ठीक है, अभी मुद्रा योजना का आपको फुल फॉर्म भी हम बताएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि मुद्रा योजना में जो यम है ना, इस यम का मतलब क्या है। ठीक है, तो यम का मतलब होता है माइक्रो। यम का मतलब क्या होता है? माइक्रो, मतलब सूक्ष्म, जिसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, अब हम बात करें अगर मुद्रा योजना की जो है, तो इसको बोला जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मतलब पीएम यम वाई। ठीक है, पीएम यम वाई। 8 अप्रैल 2015 को जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजना है। अच्छा, किसको मिलता है ये? जो गैर कारपोरेट होते हैं, गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यम जो होते हैं, उनको 10 लाख का ऋण मुद्रा योजना में प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये जो आपको महत्वपूर्ण तथ्य आपको हम बता रहे हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि माइक्रो मतलब मुद्रा योजना में कितने लाख तक का ऋण मिलता है, या किसको ऋण दिया जाता है इस योजना के तहत। ठीक है, या मुद्रा योजना कब लागू हुई थी, कब आई थी। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं, उन्हीं प्रश्न बने हुए प्रश्नों के आधार पर महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया गया है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग में किसके कहने पर निर्दोष लोगों पर गोली चलाई गई थी? क्वेश्चन बहुत आसान है और सभी इसका आंसर जानते होंगे, जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर। ठीक है, अब हम इसके पीछे की बात करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये जो सामूहिक नरसंहार था, ये 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, इसे अमृतसर नरसंहार या जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण क्या था। इसका मुख्य कारण था रौलेट एक्ट, मतलब वहां पे जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्रांतिकारियों की जो भीड़ वहां इकट्ठा थी, और रौलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुई थी। रौलेट एक्ट, जिसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, 10 मार्च 1919 को आया था। इसमें प्रावधान था कि अंग्रेज किसी को भी बिना कारण बताए अरेस्ट कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, मतलब कोई वो नहीं, मतलब एकदम मनमर्जी का कानून था। ठीक है, तो इसी कानून के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, जिस सभा के ऊपर जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए क्या किया? फायरिंग कर दी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस संगीतकार को सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ था? ठीक है, मतलब संगीतकार की बात हो रही है, किस संगीतकार को, म्यूजिशियन को सबसे पहले जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ये आपको ध्यान में रखना है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत का सबसे मतलब भारत रत्न जो है सबसे पहले प्रदान किया गया था संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, अब बात आती है दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है पंडित रविशंकर। ठीक है, उसके बाद आता है नाम बिस्मिल्लाह खां का, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहले नंबर पे एम एस सुब्बुलक्ष्मी, दूसरे नंबर पे पंडित रविशंकर हैं, और तीसरे नंबर पर जो है भारत रत्न पाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? उपराष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम उम्र है मेरे भाई, वो है 35 वर्ष। ठीक है, अच्छा, वोट डालने की न्यूनतम उम्र क्या है? जरा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, पता तो चले आप तैयारी कितनी कर रहे हैं।
अगला प्रश्न है कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है, ठीक है। आभासी, वास्तविक, पारदर्शी या उल्टा, कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है? तो वो आभासी, आभासी जो प्रतिबिंब होता है ना वो पर्दे पर नहीं बनता है, ठीक है। पर्दे पर उसको नहीं लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि पांडवों की राजधानी कहाँ थी? पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। कुरुक्षेत्र में तो युद्ध हुआ था, ठीक है। अच्छा, कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो पांडवों की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2022 तक कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो अक्टूबर 2022 तक नहीं भाई, अभी तक अगर बात करूं, प्रेजेंट टाइम तक बात करूं तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हैं। एक एक मौलिक कर्तव्य को आपको क्रम वाइज याद रखना है, ठीक है। एग्जाम के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र की रचना जो है चाणक्य ने की थी। चाणक्य या कौटिल्य जिनको कहा जाता है, उनकी रचना है अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न? तो यहाँ जो ऑप्शन दी उस ऑप्शन के अनुसार जो है भारत रत्न बिरजू महाराज को नहीं प्रदान किया गया है। वहीं अगर हम बात करें पद्म विभूषण की तो 1986 में पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। डिटेल में अगर बात करूं तो कथक नर्तकियों के महाराज परिवार के ये वंशज थे। और पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है लखनऊ के कालिका बिंदादीन घराने से था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? तो कालिका बिंदादीन घराने से उनका संबंध था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? ठीक है, 943, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ये आपको ध्यान में रखना है, भारत का लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक है? ठीक है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की है। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, ये भारत सरकार का लक्ष्य है, ठीक है, 2025। अगला प्रश्न है कि रज पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो जून महीना ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रज पर्व अगर आपसे पूछा जाए कहाँ मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, रज पर्व जो है उड़ीसा में मनाया जाता है, जून के मध्य में पड़ता है, ठीक है। इसमें 3 दिनों का ये त्योहार होता है। पहले दिन को पाहिली राजा कहा जाता है, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति कहते हैं, तीसरे दिन को बुधाहा या बसी राजा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष है मेरे भाई वो है मनोज सोनी, ये आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर मनोज सोनी। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी, ठीक है, जिसमें कि बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त में सिलेंडर मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड पावर प्लांट किस राज्य में है? हीराकुंड पावर प्लांट जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि हीराकुंड पावर प्लांट या हीराकुंड बांध है किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखना है आपको, महानदी, महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना स्थापित की गई है जो कि उड़ीसा के संबलपुर शहर में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। महत्वपूर्ण बात जानने की यह है कि पीएम स्वनिधि योजना से लाभ किसको मिलता है? तो इससे लाभ जो है जो स्ट्रीट वेंडर है ना, ठीक है, मतलब ठेले वाले, खुमचे वाले, ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध करा, ऋण मतलब कार्यशील पूंजी के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की गई थी, जिसको कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि मतलब शार्ट में इसको बोलते हैं पीएम स्वनिधि योजना, शुरुआत की गई थी 2020 में। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी मेरे भाई मुंबई में, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि किसने स्थापित किया था, कब स्थापित किया था? तो आपको ध्यान में रखना है 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रोपड़ खेती किस प्रकार के क्षेत्रों में होती है? तो चलिए पहले हम रोपड़ खेती कहाँ होती है इसको जान लेते हैं, फिर बताते हैं कि रोपड़ खेती होती क्या है। रोपड़ खेती जो है उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं ना वहां पर रोपड़ खेती होती है। अब ये रोपड़ खेती है क्या? रोपड़ खेती
ये ऐसी फसल है जिसको एक बार लगा देने के बाद ना उसको बार बार लगाना नहीं पड़ता है, उसे रोपड़ फसल का मतलब ऐसी फसल जिसको एक बार आप लगा दीजिए ना तो उसे बार बार लगाना नहीं पड़ता। जैसे गेहूं है, चावल है, तो आपको बार बार लगाना पड़ता है ना, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको बार बार नहीं लगाना पड़ता है, जैसे कि केला है। ठीक है, केला एक बार लगा करके आप कई बार उपज ले सकते हैं। चाय है, कॉफी है, कोको है, रबड़ है, गन्ना है, कपास है, केला है, अनानास है, ये सब रोपड़ खेती के उदाहरण है। और जो उष्णकटिबंधीय मौसम होता है ना, इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक, ये आपको ध्यान में रखना है, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी किसकी रचना है? तो माइक गेल, आपको ध्यान में रखना है, माइक गेल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि फोर्सी के आवेश को मतलब 4 कूलाम के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा डैश होती है। ठीक है, तो 4 गुणे 6 कर दीजिए, 4 छंग 24 मतलब 24 जूल। ठीक है, 4 कूलाम के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में जो है, ये 2 बिंदु हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो है कितना कार्य करना पड़ेगा? 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे भाई ऑल पे जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।